Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. As I promised that in the part 2 of value added method video, I will be discussing the numericals from this particular method. So without wasting much of our time, let's get into the video. So let's start with our very first question, and the question says there are two sectors A and B, and this is the information given. Net factor income from abroad, sales by A, sales by B, change in stock, closing stock by A, opening stock by A, consumption of fixed capital both by A and B, indirect taxes by A and B, purchase of raw material by A, purchase of raw material by B, and exports by B. We'll be using this information to solve our question. Number 1 question says calculate GVA at MP by each sector. Each sector मतलब individually will be calculating sector A as well as sector B, and after that we'll add up. Add up का मतलब A सेक्टर में कितना था प्लस B सेक्टर में कितना हुआ, इसको एड अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GDP एट MP. इतना याद रहा, आपको रखना है इसको याद. सबसे पहले विल गो बाय स्टेप 1, GVA बाय A, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय A. फॉर्मूला क्या है इसका, अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद है तो फॉर्मूला भी याद होगा. तो सेल्स बाय ए प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस द इंटरमीडिएट कॉस्ट. जब ए की बात कर रही हूँ तो मैं ए की ही चीज़ें लूँगी. चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस द ओपनिंग स्टॉक और इंटरमीडिएट कॉस्ट. अब आप सोचोगे ये इंटरमीडिएट कॉस्ट कहीं भी क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ नोट डाउन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑल टुगेदर मीन्स द सेम. ऑल्सो द परचेज ऑफ रॉ मटीरियल भी हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट में ही आएगा या कंजम्पशन में ही आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस के दौरान रॉ मटीरियल को यूज़ करके हमने सामान बनाया है. देयरफॉर इंटरमीडिएट कॉस्ट. इतना क्लियर हुआ सबको. नाउ यहाँ हम देखते हैं परचेज ऑफ रॉ मटीरियल बाय ए, तो सिंपली हम इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. अब सीधी वैल्यू पुट करेंगे. सेल्स बाय ए 1000 रुपीज़, चेंज इन स्टॉक कितना था मेरा, क्लोजिंग देखेंगे माइनस दी ओपनिंग. क्लोजिंग मेरा कितना है 50, ओपनिंग मेरा 100 है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट या रॉ मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा लगा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. देन विल सॉल्व द इंटायर इक्वेशन, विल गेट आवर आंसर. GVA बाय A विल बी इक्वल टू 450. ईच सेक्टर मतलब B का भी निकालना होगा. स्टेप 2 के अंदर विल फाइंड आउट GVA बाय B, सेल्स बाय B प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. सिंपली पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर. अब ईच सेक्टर में अब हमें बात करनी थी कि हमें GDP एट MP निकालना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर हमें यूज़ होगा ये. तो GVA के जो सेक्टर A है और B को दोनों को जब एड अप कर देंगे हम, तो हमें GDP एट MP मिलेगा. जो हमने सॉल्व किया 450 आया था और 1200 आया था, इन दोनों को एड अप करेंगे तो GDP एट MP मिल जाएगा. दैट विल बी आवर आंसर. इतना आपको क्लियर हुआ. नेक्स्ट लेट्स सी द पार्ट सेकंड ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को और किस टर्म से हम डिनोट करते हैं, अगर याद होगा आपको, याद आया, यस, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में एक चीज़ निकाली थी, क्या हमने सॉल्व करके फर्स्ट पार्ट को निकाला था GVA ऑफ A एंड GVA ऑफ B, ये दोनों वैल्यूज़ निकाली थी. लेकिन हमें अभी क्या बनाना है, NNP एट FC. ये हमारी क्या होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम. है हमारे पास क्या, GDP एट MP. GDP एट MP कैसे आया, GVA ऑफ A प्लस GVA ऑफ B को हमने तब एड अप किया तो हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस निकल के आया. अब आपको याद रखना है, जब हमें GDP से NNP के साइड जाना है तो क्या क्या चीज़ों में चेंज आएगा. ग्रॉस को अगर मुझे नेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करूँगी तो मैं क्या करना है मुझे इसके अंदर, यस, जब मैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट नेट में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन. उसके बाद मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में मुझे कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है.
अगर आपको याद है मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे टैक्सेस और सब्सिडीज़ को करेंगे प्लस। क्या करना था हमें, टैक्सेस माइनस और सब्सिडीज़ को हम करेंगे प्लस। अब हमने क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल कॉन्सेप्ट बनाना है। डोमेस्टिक को मुझे नेशनल कॉन्सेप्ट बनाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या किया था हमने, यस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं ऐड करूँगी। यस करेक्ट, मैं यहाँ ऐड करूँगी। तो ये फॉर्मूलाज कुछ है, आपको याद रखना है। नहीं याद है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छे और क्विक आपको तरीके, ट्रिक्स दी हैं जिससे आप ये सारे मेथड्स लर्न कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब मुझे बात करनी है इन टर्म्स के बाद NNP एट FC में कैसे निकालूंगी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना मेरा, GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मेरा क्या फॉर्मूला बन रहा है, NNP एट FC। अब टैक्सेस माइनस हुए और सब्सिडीज़ ऊपर प्लस की थी, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी सब्सिडी नहीं दी हुई है तो हम यहाँ सब्सिडीज़ नहीं लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर दी होती तो मैं यहाँ सब्सिडीज़ को ऐड करती। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ मेरे क्वेश्चन के अंदर मैंने इन्हीं टर्म्स को यूज़ किया है क्योंकि सब्सिडीज़ नहीं दी हुई थी। GDP एट MP तो कैसे निकला, GVA ऑफ A प्लस GVA ऑफ B, ईच सेक्टर को एडअप किया तो GDP एट MP निकल गया, विच वॉज इक्वल टू 1650। डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन आप बोलोगे कि यहाँ तो मुझे डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं दे रही कहीं भी क्वेश्चन में, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टेक आउट योर पेन एंड राइट इट डाउन। जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है बाय A एंड B, इट इज़ नथिंग बट द डेप्रिसिएशन, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या आएंगी, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, लाइक मशीनरी। तो मशीनरी को यूज़ करने में कुछ तो वियर एंड टियर कॉस्ट आएगा, तो यहाँ लिखना है डेप्रिसिएशन के ऊपर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कभी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हो तो आपको समझना है इट इज़ नथिंग बट डेप्रिसिएशन ओनली। इतना क्लियर हुआ सबको। अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए हमने किया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टर्म। अब हम चलते हैं आगे। इतना क्लियर तो रहा होगा सबको। टैक्सेस, फिर टैक्सेस के अंदर हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, राइट। तो टैक्सेस को लिया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिल्कुल फर्स्ट टर्म दी हुई थी उसको हमने यूज़ किया, और इससे हमारे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC या नेशनल इनकम हमारे सॉल्व हो गई है। हमने नेशनल इनकम निकाल ली है। ओके, ये आपका आंसर आ गया है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। So now let's do another question regarding the same method ताकि आपको और clarity मिले। So the second question again says, first find out the gross value added at market price and then the national income. So this is the question on your screen. The solution, as we all know, हमें क्या निकालना है, GDP at MP। GDP at MP का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, अभी हमने किया है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कॉस्ट। अब आप बोलोगे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग। भाई साल के एंड में कितना था और स्टार्टिंग में कितना था, उनका डिफरेंस हमें कितना क्या मिलता है, चेंज इन स्टॉक। अब आप क्वेश्चन देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ कहीं भी सेल नहीं दिया हुआ। अगर इसका पार्ट 1 आपने देखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था अगर कभी सेल्स ना दिया हो, ओके, तो आपको क्या करना होगा, आप सीधा यहाँ क्वेश्चन में देख के क्या देख पा रहे हो, प्राइस दिया हुआ है और यूनिट क्वांटिटी दी हुई है भी कितनी बेची गई है, राइट। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर हम कर देते हैं भी कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बिकी है, वो हमें क्या देगा, सेल, भी टोटल सेल कितनी हुई है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे 40 हमारी प्राइस पर यूनिट आउटपुट था और कितनी क्वांटिटी बिकी है 900, तो टोटल 36,000 की हमारी सेल हुई है, निकल गया ये। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है GDP एट MP। वैल्यू पुट करो, सेल्स की वैल्यू कितनी है 36,000 पुट की। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकालना है, कैसे मिलेगा, क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग में से तब ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, यस। और उसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन वो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दी गई है, विल जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू राइट अवे।
ओके, तो GDP एट MP क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक मेरा आया कितना? 200. 1000 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा? 200 ही बचेगा ना। तो ये आपका आंसर आ गया है GDP एट MP. Then the second part of this question says find out the national income. Again national income को हम और क्या बोलते हैं? NNP at FC. Again I am repeating guys, अगर आपको ये formulas याद है well and good, अगर नहीं याद है so please take out time and learn all of these formulas, learn the tricks ताकि आप ये numerical solve कर पाए, right? Again the link will be provided in the description box below, so kindly check it out all the previous video regarding this chapter. जहां आपको क्या निकालना है? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना है? हमें GDP से हमें NNP पे पहुंचना है. GVA तो हम पहले निकाल चुके हैं, राइट? तो ग्रॉस से नेट पे आना है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को ऐड करेंगे, एंड लास्टली डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे. याद हुआ इतना? तो नाउ सिंपली पुट इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. NNP एट FC का क्या रहेगा? क्या फॉर्मूला बन गया हमारा? GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब बच्चों एक ध्यान में रखनी है आपको एक बात, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो बाकी सारी टर्म्स तो आपको क्लियरली मेंशन है. जब हम टैक्सेस की बात करेंगे, टैक्सेस के लिए यहाँ क्या दिया हुआ है? सेल्स टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट? सेल्स टैक्स भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है. और आजकल जो CBSE के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखते हैं, वहां कई बार GST भी लिखा होता है. ओके, तो ये GST क्या है? इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है सबको सबमर्ज करके एक बना दिया GST. तो आपको क्वेश्चन में कहीं GST दिखाई दे तो आप उसको इनडायरेक्ट टैक्स की तरह ही कैलकुलेट करना. ओके, देन सिंपली पुट इन दी वैल्यूज. तो हमारे पास GDP एट MP क्या आया था फर्स्ट पार्ट में? 16,200. डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है इधर? जल्दी से बताइए. 700. सब्सिडीज कितनी दी हुई है? 20. वैल्यू पुट करते जाओ. टैक्सेस में सेल्स टैक्स था, हमने वैल्यू पुट की. और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होता है, लेकिन ये जो इनकम हुई है एज पर दिस क्वेश्चन दिस इज इन नेगेटिव, तो -100. तो इन सब वैल्यूज को अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट योर आंसर विच विल बी योर नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. Then let's talk about another important topic from this area, which is the problem of double counting. आपको याद है मैंने आपको करवाया था जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं बच्चों, नेशनल इनकम के अंदर वी ओनली टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. बट व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इंक्लूडेड, जब हम कोई भी इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. अगर मुझे इसको सिंपल वर्ड में पुट करना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसको? इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन को मैं काउंट कर रही हूँ दोबारा, या द वैल्यू ऑफ वन थिंग इज बीइंग एडेड मोर देन वंस, उसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ही बोलते हैं, राइट? आपको समझ में आया? डबल काउंटिंग क्या है? जब किसी एक चीज़ की वैल्यू हम बहुत बार ऐड कर देते हैं. जब हम ऐसा करते हैं, बट व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इंक्लूडेड मोर देन वंस, इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. अगर आपको मेरा एग्जाम्पल याद है जो मैंने आपको दिया था पहले, फार्मर वाला, ये देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कॉस्ट और वैल्यू एडेड वाला ये टेबल मैंने आपको करवाया था, याद आया? फार्मर की जो वीट उसने जाके बेची, उसने कितने रुपए में बेची? 500 में. फिर फ्लोर मिल के पास जाते, फिर बेकरी, फिर शॉप के पास. ओके, जैसे ही वो फ्लोर मिल के पास जाएगी तो उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है ना. हमने देखा था हर जो यूनिट है या प्रोड्यूसर है वो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है. जैसे मिल ने किया 200 रुपये, ओके, तो 200 रुपीज़ की वैल्यू ऐड की उसके अंदर. फर्दर वो जब बेकरी के पास जाएगी, वो जो आटा बेकरी यूज़ करेगी और वहाँ से बिस्किट बना के निकालेगी, तो बिस्किट की वैल्यू के अंदर भी वो वैल्यू ऐड करती है. ओके, 700 का आटा लिया लेकिन बिस्किट 900 में बेच रही है. तो ऐसे करके हर इंडिविजुअल यूनिट जो किसी से और से सामान खरीदता है तो वो अपने गुड के अंदर वैल्यू ऐड करते चले जाता है, राइट? इतना क्लियर हुआ? अब
यहाँ क्या हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। उससे पहले अब मैं अगर बात करूँ फाइनल प्रोडक्ट अगर फार्मर के लिए पूछूँ तो क्या है, वीट, राइट। मिल के लिए क्या है, फ्लो, जो वो आटा है। और सिमिलरली जो बिस्किट है वो किसका फाइनल गुड है, बेकर या शॉप्स का, राइट। तो आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होनी चाहिए, फाइनल गुड को ही तो हम ऐड कर रहे हैं एज पर द डेफिनेशन। बट इफ यू विल ऑब्जर्व इट केयरफुली, द फाइनल गुड ऑल्सो कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन और द कॉस्ट। ये क्लास 11th में पढ़ा है ना आपने कि हर फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहती है। जैसे कि वीट फार्मर के लिए था, वही वीट कहाँ फार्मर की फाइनल गुड है, लेकिन वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसकी बनती है, मिल ओनर की, राइट। इसलिए ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कुछ नहीं है, इट इज दैट कि हम एक वैल्यू को मोर देन वंस ऐड करते जा रहे हैं, लाइक दैट इन द केस ऑफ दिस वीट एंड द फ्लो विच इज बीइंग काउंटेड मोर देन वंस, राइट। Now let's talk how to avoid the problem of double counting. तो नेशनल इनकम के टाइम पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इफ वन आइटम इज बीइंग काउंटेड मोर देन वंस, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड इज फाइनल आउटपुट मेथड एंड सेकंड वन इज वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड में हम वन बाय वन देखते हैं क्या है। फर्स्ट मेथड एज द नेम ओनली सजेस्ट, फाइनल आउटपुट मेथड के अंदर विल एड ओनली द वैल्यूज ऑफ द फाइनल गुड। ओके, अगर आपको वो टेबल याद है जिसके अंदर हमने बात की थी फार्मर, मिल, बेकरी एंड शॉपकीपर, राइट। तो इस मेथड फाइनल आउटपुट मेथड के हिसाब से हमें सिर्फ फाइनल गुड, ओनली फाइनल गुड, जब तक वो गुड किसी कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, ओके, तभी वो फाइनल गुड कहलाएगा। फाइनली अगर आप इस टेबल में देखो तो कौन सा गुड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, शॉपकीपर वाला, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द फाइनल आउटपुट मेथड हम सिर्फ ये फाइनल वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, ओके, इतना क्लियर हुआ। And according to the second method, which will avoid the problem of double counting, which is value added method, ये मेथड जो अभी तक हम फर्स्ट स्लाइड से करते आ रहे हैं, इट इज द सेम कि सिर्फ और सिर्फ विल एड ओनली द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसर और द यूनिट्स, ओके। तो हम सिर्फ कौन सी वाली वैल्यूज लेंगे, जो हर स्टेज पे कोई भी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसिंग यूनिट वैल्यू ऐड करते जा रहा है, ओके, वैल्यू ऐड को ही सम अप कर देंगे। तो वो विल दिस तो ऐड कर देंगे, तो उससे हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो द टू मेथड्स बाय व्हिच वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आपको ध्यान से देखना है तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है। अगर हम फाइनल आउटपुट मेथड देख रहे हैं तब भी 1000 रुपए है, अगर हम सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड करते हैं तो भी हमारा 1000 रुपीज ही है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन अवॉइड इट। सो guys, we have reached to the last part of this method, which is precautions. These are very important, one should keep in mind because this will help you to solve the questions correctly, okay. Number one thing is the sale of intermediate goods will not be taken into the consideration। जब हम वैल्यू एडेड मेथड वाले न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को हमें नहीं ऐड करना है। तभी आपने देखा होगा फॉर्मूलाज में हर जगह हमने माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने या इंटरमीडिएट कॉस्ट को डिडक्ट किया था, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। देन अगर दिया हो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर दिया हो कमीशन या ब्रोकरेज, जैसे कि मैं कोई ब्रोकर हूं, मेरे पास कोई सेकेंड हैंड थिंग है, मैंने आगे किसी को कुछ बेचा है, तो कुछ कमीशन तो रखा होगा ना, तो उसको उस कमीशन या उस ब्रोकरेज फीस को हम एड अप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई अपनी सर्विसेज रेंडर करने के बदले वो इनकम कर रहा है। देयरफॉर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा और कमीशन और ब्रोकरेज फीस को हम ऐड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ओके। देन सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन के अंदर दो तरह की सर्विसेज आएंगी, डोमेस्टिक सर्विसेज या पेड सर्विसेज। डोमेस्टिक मतलब लाइक हाउस वाइफ, किचन का काम होना, गार्डनिंग करना, ये खुद के ही घर के काम करने पे हम कोई भी सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज दे रहे हैं ना, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो डोमेस्टिक सर्विसेज को नहीं ऐड करेंगे। लेकिन वहीं अगर वो सर्विसेज पेड है, लाइक दैट कि आपने कोई मेड रखी है या आपके पास कोई ड्राइवर है, तो उनकी सर्विसेज जो रेंडर हो रही हैं उनको हम ऐड करेंगे। पेड सर्विसेज विल बी एडेड एंड डोमेस्टिक सर्विसेज विल नॉट बी एडेड, ओके। देन
गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड है, यस, उसको हम ऐड करेंगे. देन वी हैव इम्प्यूटेड रेंट. इम्प्यूटेड रेंट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, सपोज मैं एक ओनर हूँ बिल्डिंग की, इसके अंदर मैंने ये 4 फ्लोर्स बनाई है और एक फ्लोर पे मैं खुद रहती हूँ. ओके, सो ये मैंने ऑक्यूपाई की हुई है, ये बाकी सब रेंट पे है. अगर मैं ये वाली फ्लोर ऑक्यूपाई ना करती तो यहाँ से भी मुझे रेंट आता. ओके, या मैं यहाँ की जगह कहीं और रह रही होती तो मुझे वहां का रेंट देना पड़ता, राइट. तो इसलिए ये जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ये मैंने रेंट, ये जो एरिया ऑक्यूपाई किया है इम्प्यूटेड रेंट्स के अंदर, यस, हम इम्प्यूटेड रेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. ओके, एंड लास्टली द चेंज इन स्टॉक्स ऑफ द गुड. भाई क्लोजिंग के टाइम पे कितने गुड्स हैं और ओपनिंग के गुड्स बचे हैं, इनका डिफरेंस क्या देता है मुझे चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मतलब वो सामान जो बिका नहीं है, राइट. तो वो प्रोडक्शन तो हुई है ना उसकी, लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, एड अप ही करेंगे. आई होप ऑल दिस प्रिकॉशंस आर वेरी क्लियर इन योर हेड. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and by this we have completed our very first method, value added or product method of calculating national income. Also guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel.